हेलो स्टूडेंट। तो आज हम जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट सेकंड का यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्लास 12th का है यूनिट सेकंड। यूनिट 1 जो था अपना क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये जो पोर्शन है वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आता है। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं और स्टार्ट करते हैं इसको। लेकिन अगर उसके पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर भी करें दूसरे को। ठीक है, इतना ही आपसे हम सपोर्ट चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रिक करंट। यहीं से चीज स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखिए, करंट बहुत सारी होती है, हीट करंट, ओशियन करंट, इलेक्ट्रिक करंट, सब में वही है, रेट ऑफ फ्लो को बोलते हैं करंट। अब देखो क्या फ्लो हो रहा है उस टाइप, जैसे कि हीट का ही एग्जांपल लें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को क्या बोलते हैं, हीट करंट। उसी तरह से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, थोड़ा सा हम इसको समझें। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और बेसिकली इसको हम डिनोट करते हैं Q अपॉन टी से या फिर dQ अपॉन dt से। ठीक है, इसमें भी कंडीशन ये आती है कि जैसे एवरेज करंट कई बार ये पूछते हैं और इंस्टेंटेनियस करंट। तो देखिए, अगर आपसे कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, कहा जाए करंट फाइंड करो, उसका मतलब इंस्टेंटेनियस करंट की ही बात होती है, और ये होता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी या डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि I इक्वल टू क्या है, डी क्यू अपॉन डी टी। तो यहां से हम लिख सकते हैं डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, या फिर अगर हमें फाइंड करना हो कितना चार्ज फ्लो हुआ टी टाइम में, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से आई डी टी फ्रॉम 0 टू टी, जो भी ये टाइम होता। ठीक है, अच्छा, इसमें एक एवरेज करंट भी होती है। तो जब एवरेज करंट पूछा जाएगा तो आप निकालोगे टोटल चार्ज अपॉन क्या, टोटल टाइम, इसको बोलते हैं एवरेज करंट। लेकिन जब तक एवरेज करंट का के बारे में आपसे कहा नहीं जाए, जब तक ये कहे नहीं कि एवरेज करंट क्या है, तब तक आप एवरेज करंट की बात नहीं करोगे कहीं पर भी। अगर ये कहते हैं कि फाइंड इलेक्ट्रिक करंट या करंट फाइंड करो, तो उसका मतलब यही होता है Q अपॉन टी। ठीक है, हाँ, ये अगर पूछते हैं फाइंड एवरेज करंट, तो फिर आप देखोगे कि पर्टिकुलर वायर से टोटल कितना चार्ज हुआ फ्लो और कितना टाइम लिया, टोटल चार्ज एंड टोटल टाइम, इसके बेस पर हम लोग इसको करते हैं। अब थोड़ा सा एक दो चीजें और मैं आपको बताऊं यहां पे, जैसे I इक्वल टू अपने पास क्या है, Q अपॉन टी, तो यूनिट ऑफ I क्या हो जाएगा, यहां से यूनिट ऑफ Q अपॉन टी ये होता है, यानी कूलम पर सेकेंड ये होगा। इसी को हम बोलते हैं एम्पियर, जिसको कि ए से हम डिनोट करते हैं। लेकिन एम्पियर एसआई यूनिट होती है और बेसिक यूनिट भी होती है, इंडिपेंडेंट होती है, आपने शायद पढ़ा होगा, याद भले ना हो। ठीक है, ये लेकिन एक बात और आती है कि चलो ठीक है भाई, एसआई यूनिट होती है, तो इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी, सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती है, ये होती है बायोट, लिखते हैं पढ़ते हैं इसको बायो। ठीक है, ये होती है सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिए आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, ये इसका बेसिक है। चलिए, अब जैसे बातें आती है कि अभी अभी हमने यूज कर लिया Q इक्वल टू आई डी टी, तो इसका यूज हम कहां करेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट हमने बोल दिया, एवरेज करंट बोल दिया, इसका यूज हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगले में दे दिया कि इक्वेशन ऑफ करंट
आई इक्वल टू 2t-3 एम्पियर, ये इन्होंने कह दिया, जहां t किसमें है, सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन है जैसे इफ इक्वेशन ऑफ करंट I इक्वल टू 2t-3 एम्पियर वेयर t इन सेकेंड। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड नेट चार्ज फ्लो, नेट चार्ज फ्लो थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इन फर्स्ट 10 सेकेंड। ठीक है, ये इन्होंने कहा। क्वेश्चन समझिए, इक्वेशन ऑफ करंट इज गिवन बाय I इक्वल टू 2t-3 एम्पियर, जहां t सेकेंड में है। फाइंड नेट चार्ज फ्लो थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन फर्स्ट 10 सेकेंड। फर्स्ट 10 सेकेंड में टोटल या नेट कितना चार्ज फ्लो होगा किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। ठीक है, तो करंट फ्लो कैसे होती है, सब चीजें हम डिस्कस तो करेंगे, पहले इस थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स को हम देख लें। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ I dt फ्रॉम 0 टू t, ये होता है। टोटल कितना चार्ज फ्लो होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पे। तो यहां से हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू 0 टू 10। याद रखिएगा, अगर ये बोलते हैं फर्स्ट 10 सेकेंड, फर्स्ट 5 सेकेंड, फर्स्ट 3 सेकेंड, फर्स्ट 15 सेकेंड, फर्स्ट 20 सेकेंड, तो जहां तक बोले, जैसे यहां पे बोले फर्स्ट 10 सेकेंड, तो स्टार्ट कहां से करेंगे, 0 टू 10। अगर इसी में बोलते 10 टू 15 सेकेंड, तो हमारी लिमिट कहां से लगती, 10 टू 15। अगर ये बोलते फाइंड अ नेट चार्ज फ्लो थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन फर्स्ट 20 सेकेंड, तो 0 टू 20, और फ्रॉम 25 टू 35 सेकेंड, तो क्या होगा 35 टू 35। ठीक है, अगर ये बोले करंट फाइंड अ नेट चार्ज फ्लो थ्रू एनी एरिया क्रॉस सेक्शन फ्रॉम 40 सेकेंड टू 50 सेकेंड, तो लोअर लिमिट हो जाएगा 40, अपर हो जाएगा 50। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं यहां पे I की वैल्यू वहां से लेते हैं। देखिए क्या है, 2t-3, तो ये हो गया 2t-3 dt। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, यहां पे एक बार इनके साथ एक लाइन एक्स्ट्रा मैं लिखूंगा, लेकिन पूरा कर देना, 2t माइनस का यहां माइनस हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 3 dt। एक बार इनके साथ 2t dt, माइनस का यहां आ गया 3 dt। लिमिट हमारी अभी भी वही रहेगी 0 टू 10। ठीक है, अब इस कांस्टेंट को उठा के आप बाहर फेंक दो, वैसे भी कोई जरूरत है नहीं, तो 2 को तो हमने बाहर कर दिया। क्या आ गया अपने पास, t dt फ्रॉम 0 टू 10, माइनस 3 को भी बाहर कर दिया, यह आ गया dt फ्रॉम 0 टू 10। और देखिए, इंटीग्रेशन तो आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा बता दे रहे हैं। x टू द पावर n dx क्या होता है, पावर में हम 1 ऐड कर देते हैं, जो भी पावर है, फिर उसी से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ये होता है। यहां पर भी वही सेम कंडीशन है, 2। अब देखिए t पर कुछ भी नहीं लिखा है, तो पावर क्या होगा, 1। ठीक है, ये हो जाएगा t टू द पावर 1 प्लस 1, पावर में 1 ऐड करेंगे और फिर उसी से डिवाइड कर देंगे, फ्रॉम 0 टू 10, माइनस 3 dt का हो जाएगा t फ्रॉम 0 टू 10। ठीक है, तो देखो t 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसको एक लाइन एक्स्ट्रा हम यूज करते हैं, q इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से t स्क्वायर फ्रॉम 0 टू 10, t स्क्वायर फ्रॉम 0 टू 10 माइनस 3
अब देखिए इसमें क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही होता है। तो अपर लिमिट टी के प्लेस पर 10 माइनस लोअर लिमिट टी के प्लेस पे 0। तो यहां से अपने पास आ गया Q इक्वल टू, फिर यहां पर भी अपर लिमिट टी के प्लेस पर 10 लेकिन स्क्वायर लगा है, माइनस 0 स्क्वायर, माइनस 3 इंटू 10 30। तो Q की वैल्यू आ गई 100 माइनस 30 यानी कि 70 कूलम। टोटल 70 कूलम चार्ज फ्लो होगा। मान लीजिए इसी में एक चीज और आपसे पूछ देते हैं कि इसमें फाइंड नेट चार्ज कितना होगा। तो आई एवरेज जो होता है, एवरेज करंट, सॉरी एवरेज करंट, नेट चार्ज तो आ गया एवरेज करंट। तो एवरेज करंट क्या होता है, टोटल चार्ज अपान, अभी मैं टोटल टाइम, तो टोटल चार्ज आ गया 70 और टोटल टाइम है 10, तो एवरेज करंट हो गई अपने पास 7 एम्पियर। ठीक है, तो ये तो अपने पास कंडीशन आ गई इंटीग्रेशन फॉर्म में। ठीक है, अब हम वापस आते हैं इलेक्ट्रिक करंट के केस में। तो इलेक्ट्रिक करंट के केस में समझिए इस चीज को थोड़ा सा, यहां देखिए, जैसे मान लीजिए अपने हमने शुरू किया आपसे कि ये कोई बॉडी है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है। तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन कहां होती है, पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में। ठीक है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका मोशन क्या होता है, हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जो भी करंट के फ्लो की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां फ्लो होते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जो पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है, और इलेक्ट्रॉन के जो मोशन की डायरेक्शन होती है, करंट हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। ये कंडीशन होती है हमारे पास। अब थोड़ा सा हम आपसे बताएं, ये इलेक्ट्रॉन आते कहां से हैं, मतलब क्या है इनके आने का, तो समझिए इस चीज को। इसमें एक वर्ड आता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो देखो फ्री इलेक्ट्रॉन नाम से क्लियर है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरी बॉडी में फ्रीली मूव करते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरी बॉडी में फ्रीली मूव करते हैं, नाम से ही क्लियर है, फ्री है बिल्कुल, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, वो पूरी बॉडी में बिल्कुल घूमते रहे, जैसे होता है ना घर में अगर कोई लड़का है काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल बेकार है, तो क्या करता है पूरे दिन अपने शहर में या गांव में जहां भी है पूरा फ्रीली घूमता रहता है। वही फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ है। फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पूरी बॉडी में फ्रीली मूव करते हैं। अब बात आती है कि चलो भाई ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पूरी बॉडी में फ्रीली मूव करते हैं, ये आते कहां से हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है आते कहां से हैं, तो थोड़ी इसको हम थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी में मतलब कोई भी आप मेटल ले लो, कुछ भी ले लो, तो उसमें किससे बना होगा, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बना होगा, एटम से। तो अगर ये एटम से बना हुआ है तो ये हो गया अपना न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं।
इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये पूरी बॉडी में फ्रीली रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ये हम बोलते हैं, इसका फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है थोड़ा समझिए इस चीज को। R अगर इंक्रीज होगा, अगर हम यहां से देखें तो ये जो फोर्स है इसको क्या होना है, डिक्रीज। अब मान लीजिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, इस पर देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे पास है। अब अगर इस सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसकी डिस्टेंस इससे तो ज्यादा है, फोर्स इस पर भी है लेकिन इससे कम है क्योंकि डिस्टेंस r की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो फोर्स कम हो गया। अच्छा, जो सबसे आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन यहां पे जो बैठा है इसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो डिस्टेंस सबसे ज्यादा है तो इस पर फोर्स क्या होगा, सबसे वीक होगा, ठीक है। या एक तरह से कह सकते हैं कि इसकी जो यहां पे होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, इसकी एनर्जी उससे ज्यादा होती है, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। हाँ, इतनी नहीं होती कि बॉडी को छोड़ के चले जाएं, बट इतनी जरूर होती है इनके पास एनर्जी कि ये यहां से कहते हैं चलो यार थोड़ा बाहर घूम फिर लेते हैं, ठीक है, तो ये यहां से बाहर निकल जाते हैं, ये जो है यहां से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब ये बाहर निकल जाते हैं तो बॉडी छोड़कर नहीं जा पाते, इतनी एनर्जी नहीं होती है, बट पूरी बॉडी में फ्रीली घूमते हैं। जैसे होता है ना कि घर में जो सबसे छोटा बच्चा है, ठीक है, जैसे ये हो गया 5 साल 6 साल का, ठीक है, तो इस पर घर वालों का फोर्स बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा फोर्स होता है, ये घर छोड़ के नहीं निकल सकता, निकलने भी नहीं देते घर वाले, ठीक है। लेकिन नहीं, थोड़ा सा बड़ा हुआ 10-12 साल का हुआ, बट फोर्स तो थोड़ा कम हो गया, स्कूल जा रहा है, स्कूल से आ रहा है, बीच में दोस्तों से बात कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है, लेकिन इतनी एनर्जी नहीं होती है कि मतलब चाहिए, इतनी परमिशन नहीं होती है कि पता चला कि रात में 9 बजे भी आया, कहां गए भाई, खींच के मारा 2, क्यों जा रहे हो, फोर्स ज्यादा होता है इस पर। लेकिन पता चला भाई 18-20 साल का हो गया, ज्यादातर एक कॉमन बात कर रहे हैं, तो उसके पास भी कमा तो रहा नहीं है, तो इतना तो नहीं होता घर छोड़ के भाग जाए, लेकिन इतना जरूर होता है कि चलो भाई जहां सबको, इनको बिल्कुल परमिशन नहीं है, इनको 6-7 बजे आने की परमिशन है, तो 10-11 बजे रात में भी आता है तो कहते हैं चलो भाई ठीक है, घूम लो आराम से अपने काम से, कोई दिक्कत नहीं है। सेम कंडीशन इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है, इस पर फोर्स सबसे वीक होता है, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉडी को छोड़ के चला जाए, ठीक है। हाँ, एनर्जी देंगे, छोड़ के चला जाता है, ठीक है। जैसे सबसे बड़ा लड़का है, एनर्जी उसे मिलने लगी, यानी जॉब लग गई तो घर छोड़ के चला गया, ठीक है, लेकिन अभी इसकी जॉब नहीं लगी है, तो ये क्या करता है, बॉडी छोड़कर नहीं जाता लेकिन पूरी बॉडी में फ्रीली मूव करता है। जैसे यहां पे है तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहां पे एटम है तो दूसरा यहां से बाहर निकल गया, ऐसे ही यहां पे है तो ये यहां से बाहर निकल गया, यहां से बाहर निकल गया, ये यहां पे है तो ये यहां से बाहर निकल गया, तो हर एटम से जितने भी अप्रॉक्स होते हैं उन सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, और ये पूरी बॉडी में फ्रीली मूव करता है, और इसी को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्लियर है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर फोर्स सबसे वीक होता है या उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, पूरी बॉडी में फ्रीली मूव कर सकता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन क्या हो गई, फ्री इलेक्ट्रॉन कैन बी फ्रीली मूव इन होल बॉडी, फ्री इलेक्ट्रॉन पूरी बॉडी में फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक। अब एक समझिए चीज और, ये सबसे रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर होते हैं किसी भी बॉडी में करंट के फ्लो के लिए, ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर है किसी भी बॉडी में करंट के फ्लो के लिए। यानी हम ये बोल सकते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर में कि कंडक्टर वो होते हैं जिनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इंसुलेटर वो होते हैं, इंसुलेटर
जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन या तो नहीं होते या बहुत ही कम, नहीं के बराबर होते हैं। सिंपल डेफिनेशन। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेस पर अगर कहा जाए कि व्हाट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन बेस्ड ऑन, व्हाट इज द कंडक्टर बेस्ड ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, तो आप कहोगे कंडक्टर है लॉट ऑफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एन इंसुलेटर है नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, काफी सिंपल डेफिनेशन है। अब इसके बाद होते कितने हैं, तो एक वर्ड आता है आपने सुना होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो कंडक्टर में जो होता है, अगर हम बात करें कंडक्टर में, तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है वो 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब होता है, या फिर 10 टू द पावर 22 पर सेंटीमीटर क्यूब। ये ऑर्डर होता है कंडक्टर में। समझ सकते हो कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 टू द पावर 28। ठीक है, अब इसके बाद एक बड़ा सहज सा क्वेश्चन आता है, सिंपल सा क्वेश्चन दिमाग में आता है, यार जब फ्री इलेक्ट्रॉन पूरी बॉडी में फ्रीली मूव करते हैं, और अभी अभी जैसा कि सर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर जो मोशन जो भी होगा इलेक्ट्रॉन का, करंट उसके कहां फ्लो होगी, अपोजिट डायरेक्शन में। यही है कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन पूरी बॉडी में फ्रीली मूव कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई चलो अगर इलेक्ट्रॉन का जो भी मोशन की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो करंट राइट टू लेफ्ट, इलेक्ट्रॉन अगर राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो करंट लेफ्ट टू राइट, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यार इलेक्ट्रॉन फ्री अगर मूव कर रहे हैं तो हमें करंट मिलनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता ये समझिए। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इधर जा रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन पूरी बॉडी में फ्रीली मूव कर रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरी बॉडी में फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो करंट का फ्लो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? देखिए, ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली पूरी बॉडी में मूव तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, फ्री बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि ये जो मूव करते हैं इनको बोलते क्या है, तो इनको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। इनको बोलते हैं द रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, द रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है। देखो, अगर हम यहां करंट का फ्लो करा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे फ्री इलेक्ट्रॉन को, इस फ्री इलेक्ट्रॉन को आप यहां पे देखोगे तो ये पूरी बॉडी में फ्रीली मूव करते हैं, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसी को बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। द रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी, एंड ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी द नेट करंट इज ऑलवेज जीरो। थर्मल वेलोसिटी की वजह से नेट करंट जीरो होता है। आपने कहा ऐसा कैसे, तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल रहा है, सेम टाइम पे कोई इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, इसने इनको कैंसिल कर दिया। एक नीचे आ रहा है, सेम टाइम पे कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, तो सब एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही है कि आपने 10,000 बंदरों को पकड़ लिया, सबको टाइपराइटर पकड़ा दिया और सब शुरू हो गए खट 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 खट। ये बताइए कोई भी कायदे की लाइन टाइप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। वही इनके साथ भी होता है। इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं होने की वजह से नेट जो करंट होती है वो हमेशा क्या आती है, जीरो, कोई आउटपुट नहीं आता। तो लाइफ में भी डायरेक्शन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। विदाउट डायरेक्शन कुछ नहीं होता। तो क्या अपनी डेफिनेशन हो गई, द रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। ये हो गई। अब इसमें होता क्या है, अब आपने क्या किया, बिल्कुल क्लास की भी स्थिति है।
क्लास में मान लो कि पता चला कि 50 स्टूडेंट हैं, कोई यहाँ बैठा रहे और क्या हो रहा है, अरे यार हम क्रिकेट खेलने गए हैं, दूसरा कोई बात कर रहा है, यार वो मजा नहीं आया, चेस में मैं हार गया, दूसरा आदमी क्या, यार उस सड़के से लड़ाई हो गई, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। क्लास का आउटपुट क्या निकल रहा है, 0। लेकिन उसी क्लास में अगर टीचर आ गया, कैसे आ गया, देखिए ये जो बॉडी है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्मल वेलोसिटी से आसपास चारों तरफ घूम रहे हैं। फिर हमने क्या किया, हमने कहा यार तुम लोगों ने बहुत घूम लिया, अब हम लगाते हैं यहां पे स्विच को ऑन करते हैं। ये प्लस है तो यहां क्या आ गया, प्लस, और यहां क्या आ गया, माइनस। तो यहां से यहां तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। और आपको भी पता है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, नहीं तो आप पिछला वीडियो देख सकते हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो प्लस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा ये क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और अगर माइनस चार्ज पे फोर्स लगेगा ये फोर्स क्या होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये होती है, ठीक है, प्लस चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, माइनस, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सब के सब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मींस अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इनका मोशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी में करंट का फ्लो होने लगता है। तो क्लियर है, थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन जो ही हमने इसको किसी एक्सटर्नल बैटरी या सोर्स से कनेक्ट किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, क्या हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉन है इन सबको एक डायरेक्शन मिल गई। जैसे क्लास में टीचर आ गया, डायरेक्शन मिल गया, हाँ भाई चलो ये पढ़ाई शुरू करते हैं, डायरेक्शन मिल गई, क्लास का आउटपुट आने लगा। वैसे ही यहां पर भी हमें आउटपुट में करंट मिलने लगी, ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये हमने छोटा सा एक डिस्कस किया था इसके लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थर्मल वेलोसिटी और इसका बेसिक इंट्रोडक्टरी पोर्शन था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ये सब। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।